कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। काफी दिनों के बाद दोस्तों आपसे मुलाकात हो रही है, तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले वाली वीडियो जो आपने देखी होगी, तो हम सल्तनत काल में गुलाम वंश और खिलजी वंश को जितना डीप हो सकता था हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम तुगलक वंश को पढ़ने वाले हैं। तुगलक वंश जो कि 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक चलता है। तुगलक वंश के कई सारे प्रमुख शासक रहे हैं। शासक तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन जब आप यूपी पीसीएस का या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे, तो आपको शासकों के क्रम से प्रश्नों को पूछा जाता है कि शासकों को क्रमशः व्यवस्थित कीजिए, और वैसे भी हमें उन शासकों को याद करना चाहिए ताकि हम अपनी समझ को विकसित कर सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उन शासकों का क्रम देखते हैं जो आपने इससे पहले अगर यूपी में आरओ का एग्जाम दिया होगा, तो सल्तनत काल से एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा गया था कि तुगलक वंश के शासकों को क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक के तौर पर इनको जाना जाता है, और वैसे भी इनके बारे में काफी कुछ पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। गियासुद्दीन तुगलक के बाद इनका पुत्र आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें जोना खां के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में शासक बनते हैं फिरोज तुगलक के बाद में गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, फिर अबू बकर, फिर बहुत से कई अन्य शासक रहते हैं जो कि एक एक वर्ष तक शासन करते हैं। जैसे कि हमने देखा गियासुद्दीन तुगलक और अबू बकर, इन्होंने मात्र एक एक वर्ष तक शासन किया है। लेकिन जब दोस्तों आपसे क्रम को व्यवस्थित करने के लिए पूछता है, तो ये तीन शासक तो हमें याद रहते हैं, लेकिन इनमें फिर बाद में कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए मैंने 5 शासकों को क्रमशः लिखा है, और अंतिम शासक आ जाते हैं नसीरुद्दीन महमूद, जो 1414 तक शासन करते हैं। एक बार दोस्तों चलिए फिर से देखते हैं हम गियासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से लेके 1325 तक 5 वर्ष शासन करते हैं और तुगलक वंश की नींव रखते हैं। इसके बाद में आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बारे में दोस्तों आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद में ही हंसी आएगी कि किस तरह का शासक था। ये काफी इंटरेस्टिंग है और आपको पढ़ने में मजा आएगा। 1325 से लेकर 1351 तक करीब 26 वर्षों तक यह शासन करते हैं, जिसमें दोस्तों कि दो आपके बीच में कर की वृद्धि करना, राजधानी परिवर्तित करके दौलताबाद ले जाना दिल्ली से, और बहुत से ऐसे काम शामिल हैं जो कि मूर्खतापूर्ण है, जैसे कि एक सांकेतिक मुद्रा चलाना। हालांकि काम तो ठीक थे, लेकिन वो उस तरीके से चलाए ना जा सके। इसके बाद में आते हैं फिरोज तुगलक, जो कि 1391 से लेके 1388 तक शासन करते हैं। इसके बाद में गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, 1388 से लेके 1389, देख सकते हैं आप, 1 वर्ष इन्होंने शासन किया। इसके बाद में अबू बकर 1 वर्ष शासन किया, और इसके बाद में जो अन्य 3-4 शासक आए हैं वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने भी 1-1, 2-2 वर्ष शासन किया है। अंतिम शासक आते हैं नसीरुद्दीन महमूद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको शासकों का क्रम व्यवस्थित हो गया होगा अच्छे से। इसके बाद में जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम गियासुद्दीन तुगलक को। तो खिलजी वंश के बाद जिस वंश ने सल्तनत काल में शासन किया वह था दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक रहता है, जिसके संस्थापक के तौर पे हम जानते हैं गियासुद्दीन तुगलक को, जिन्होंने 1320 से लेकर 1325 तक शासन किया। गियासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा बादशाह था जिसका जन्म भारत में ही हुआ था, और इनकी जो मां थी वो एक जाट थी। कौन थी दोस्तों? जाट थी। याद रखेंगे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। गियासुद्दीन तुगलक का जन्म एक भारत में हुआ था और इनकी मां एक जाट थी। इसके बाद में दोस्तों इनका वास्तविक नाम था गाजी मलिक, या कह सकते हैं कि गाजी मलिक की उपाधि के साथ गियासुद्दीन तुगलक गद्दी में बैठता है। और करौना तुर्क शाखा का जो एक तरह से अंतिम जो वंश था वह दोस्तों तुगलक वंश ही था दिल्ली सल्तनत में। इसके बाद में मंगोलों को हराने के कारण मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। 1 मिनट दोस्तों, महत्वपूर्ण दोस्तों याद रखेंगे, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मलिक उल गाजी की उपाधि किसने धारण की, तो गियासुद्दीन तुगलक ने धारण की। क्यों धारण की थी? कि मंगोलों को हराने के बाद उसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी। लेकिन गाजी मलिक की उपाधि के तहत यह गद्दी पे बैठा था। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई जो प्रथाएं थी, जैसे कि घोड़ों को दागना, सैनिकों का हुलिया लिखना, डाक व्यवस्था का प्रचलन,
सल्तनत काल में जो सर्वप्रथम डाक व्यवस्था का प्रचलन कराया था वह दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने ही कराया था। इन सभी चीजों को इसने प्रभावी बनाया और बड़े स्तर पर इनका क्रियान्वयन किया। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसका पुत्र था एक जूना खां। कौन सा दोस्तों? जूना खां, जिसका वास्तविक नाम अगर बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक था। हाँ दोस्तों, यही जूना खां और मोहम्मद बिन तुगलक एक ही नाम है। गयासुद्दीन तुगलक अपने पुत्र जिनका नाम था जूना खां को वारंगल तेलंगाना में एक राजवंश था वारंगल के उस टाइम पे शासक थे प्रताप रुद्र पर आक्रमण करने के लिए भेजता है और आक्रमण में जो जूना खां थे वह प्रताप रुद्र को पराजित कर देते हैं और पराजित कर वारंगल का जो नाम रखते हैं वह रखते हैं दोस्तों सुल्तानपुर। क्या रखते हैं? सुल्तानपुर। इस तरह दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी विस्तार होना शुरू हो जाता है और वारंगल पर किसका? गयासुद्दीन तुगलक का शासन हो जाता है। और जब जूना खां ने वारंगल पर आक्रमण किया तो प्रताप रुद्र के एक मित्र थे जिनका नाम था दोस्तों भानुदेव। प्रताप रुद्र के मित्र थे भानुदेव ने प्रताप रुद्र की मदद की थी। इसलिए लौटते समय जूना खां ने 1324 में जाजनगर पर आक्रमण किया और भानुदेव को भी पराजित किया और जहां जाजनगर से उसे अत्यधिक धन मिला वह लौटते समय दिल्ली में उस धन को लेके आया। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जूना खां ने जो किया, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे, इन्होंने दोस्तों 2 आक्रमण किए। पहला वारंगल पर किया, प्रताप रुद्र को पराजित किया और उसका नाम परिवर्तित करा सुल्तानपुर। इसके बाद में 1324 में लौटते वक्त जाजनगर पर आक्रमण किया और भानुदेव को पराजित किया। और इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है कि जूना खां ने इन 2 राजवंशों पर आक्रमण किया था और उनको जीता था, वह प्राप्त होती है दोस्तों राजमुंदरीय अभिलेख से। किससे प्राप्त होती है? राजमुंदरीय अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, जिसे जूना खां को विश्व का खान कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और पीसीएस में अक्सर पूछा जाता है कि विश्व का खान किसे कहा जाता है, तो जूना खां को कहा जाता है। और इसकी जानकारी जो प्राप्त होती है वह राजमुंदरीय अभिलेख से प्राप्त होती है। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रताप रुद्र को जब जूना खां ने पराजित किया था तो अपनी जो राजधानी बनाया था वह बनाया था सुल्तानपुर को और वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर और उसे ही दक्षिण भारत की राजधानी बना दिया था। इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ दोस्तों सामाजिक हित के लिए बहुत सारे कार्य किए। गयासुद्दीन तुगलक की अगर दोस्तों बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी की एक तरह से क्रूर नीति और शासकों की एक उदार नीति के बीच के मध्यस्थता का मार्ग अपनाया, जिसे कहा जाता है दोस्तों तारीख-ए-एतदाल। तारीख-ए-एतदाल का मार्ग इन्होंने अपनाया था। इसके बाद में हम बात करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया। आपसे दोस्तों एग्जाम में इस तरह प्रश्न पूछा जाएगा कि सल्तनत काल का ऐसा पहला शासक कौन था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था या उन्हें व्यवस्थित रूप से सुचारू बनाया था? वह था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। इसने अकाल संहिता का भी निर्माण किया था। अकाल संहिता का निर्माण किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने अकाल संहिता का निर्माण किया था। और उस समय पर दोस्तों जो एक सूफी संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, काफी प्रसिद्ध सूफी संत थे जिनकी अगर हम बात करते हैं दरगाह जो दिल्ली में बनी हुई है। निजामुद्दीन औलिया से किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने पैसे लौटाने को कहा था। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर यूपीएससी में कई बार पूछा गया है कि किस शासक ने निजामुद्दीन औलिया से पैसे लौटाने के लिए कहा था? तो किसने कहा था? गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था, जिसके परिणाम स्वरूप निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूर दिल्ली दूरस्थ है, ऐ शासक दिल्ली अभी दूर है। तो यह भी वक्तव्य पूछा गया है हरियाणा पीसीएस में कि निजामुद्दीन औलिया ने उत्तर में क्या कहा था? तो हुनूर दिल्ली दूरस्थ कहा था। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि 1325 में तिरहुत की विजय के बाद, याद रखेंगे यह पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी किस विजय के बाद हुई थी और कब हुई थी? 1325 में तिरहुत की विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तिरहुत की विजय के बाद। जब लौटकर गयासुद्दीन तुगलक वापस दिल्ली आ रहा था तो तिरहुत की विजय के बाद 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहां पे? अफगानपुर में। अफगानपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों मैंने कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश की है, इसलिए अगर चाहता तो मैं दोस्तों और डिटेल में लिख देता, लेकिन आपको जिस तरह मैंने लिखा है आपको भी इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और जितना कम हो सके उतना कम लिखिएगा और जितना ज्यादा हो सके उतना याद करिए।
क्योंकि दोस्तों आपकी नोट्स में लिखा रहेगा उससे कम नहीं बनेगा जब तक आपको याद नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमने तुगलक वंश के शासकों को डिस्कस किया ताकि हम अपना एक बेसिक मजबूत कर सके, जैसे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खां है जी, फिर फिरोज तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, फिर अबू बकर आते हैं, फिर अंतिम शासक आते हैं नसीरुद्दीन महमूद। इसके बाद में हमने तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन को तुगलक को देखा, जिनका वास्तविक नाम गाजी मलिक था और कुराना तुर्क शाखा के यह अंतिम वंश था। मंगोलों को हराने के बाद गाजी मलिक की उपाधि धारण की। घोड़े दाग व्यवस्था, चेहरा व्यवस्था और डाक व्यवस्था को जो प्रभावी बनाया, डाक व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने वाला जो प्रथम शासक था वह था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। और अंत स्वरूप हमने कुछ आक्रमणों को देखा और इसके द्वारा कुछ किए गए कार्यों को देखा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगी और अपने दोस्तों को भी दोस्तों जोड़ने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।